डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक सॉलिड्स चैप्टर में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला टॉपिक है आयनिक पोटेंशियल और दूसरा टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। और धात्विक बंध में हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आयनिक पोटेंशियल की। तो आयनिक पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयनिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जाता है और वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बता देते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आयनिक पोटेंशियल किसी भी कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका और उसकी जो त्रिज्या होती है उसका अनुपात होता है। चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है किसी भी कैटायन के लिए, और उसको जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं। और आयनिक पोटेंशियल के आधार पर हम जो कोवेलेंट करैक्टर है या आयनिक करैक्टर है उनको हम बता सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम कंपाउंड्स के जो अलग अलग कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जनरली हम बात करें किसी कैटायन की, तो किसी कैटायन के लिए यदि आयनिक पोटेंशियल का मान जितना ज़्यादा होगा, मीन्स ये मान तभी ज़्यादा होगा जब उसके ऊपर जो चार्ज है वो अधिक हो, उसकी जो साइज है, जो रेडियस है वो कम हो। तो इस केस में जो कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है, ऋणायन को दूरित करने की जो क्षमता है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फाई का मान यदि ज़्यादा होगा तो उस कैटायन के द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाएंगे उनमें सहसंयोजक लक्षणों का जो प्रतिशत है या सहसंयोजक लक्षणों की जो मात्रा है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे यदि हम बात करें कि जब हम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलते हैं एक आवर्त में, तो जो आकार है वो कम होता चला जाता है और जो कैटायन पर जो चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है। और हम बात करें एक वर्ग में, तो वर्ग में जो आवेश है वो स्थिर रहता है जबकि आकार है वो बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त में फाई का मान है वो बढ़ेगा, मतलब आयनिक पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। और आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस प्रकार के कैटायन्स के द्वारा जो कंपाउंड्स बनाए जाएंगे उनमें सहसंयोजक लक्षण है वो भी बढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम बात करें किसी वर्ग में, तो वर्ग में चूँकि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो जो फाई का मान है वो कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार के केस में हम कहेंगे कि सहसंयोजक लक्षणों के मान में कमी आती है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, उनकी यदि हम बात करें तो वहाँ पर उनका जो साइज है वो आवर्त में सबसे ज़्यादा होगा और उन पे जो चार्ज है वो सबसे कम होता है। तो इस प्रकार के केस में हम कहेंगे कि उनके लिए जो फाई का मान है, आयनिक पोटेंशियल का जो मान है वो सबसे कम होगा। और इसी कारण इस प्रकार के जो कैटायन्स होते हैं उनके द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उनमें बहुत कम सहसंयोजक लक्षण होते हैं। मतलब कि इस प्रकार के जो कैटायन्स होते हैं इनके द्वारा कंपाउंड बनाए जाएंगे तो उनमें आयनिक लक्षण होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनमें सहसंयोजक लक्षण कम पाए जाते हैं। तो ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। और इसी प्रकार हम बात करें कि जैसे मतलब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को यदि हम कंपेयर करें, तो अभी हमने बात की कि ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। तो सोडियम की तुलना में जो पोटेशियम है इसका आकार बड़ा होगा, और इसके बड़े आकार होने के कारण इसमें जो सहसंयोजक लक्षण है वो कम पाए जाएंगे।
मतलब आयनिक लक्षण है वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें 75% आयनिक लक्षण होते हैं, जबकि पोटेशियम क्लोराइड में 78% तक आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। फर्दर हम बात करें कि जो फाई है इसके आधार पर हम किन किन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि किसी धातु आयन के लिए यदि फाई का मान अधिक होगा तो उसके जो ऑक्साइड होते हैं और उनकी जो एसिडिक नेचर होती है वो अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्साइड जो मेटल है, धातु आयन है, और जो ऑक्सीजन है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है MO बॉन्ड, इस बॉन्ड में अधिकांशतः सहसंयोजक लक्षण पाए जाएंगे। और इसी कारण जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा आसानी से। यदि हम बात करें कि किसी धातु के लिए जो फाई का मान है वो काफ़ी कम है तो उसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसमें मैक्सिमम आयनिक रिएक्टर होते हैं, तो ये आसानी से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है उसमें OH आयन है वो मुक्त कर देगा। तो जितना इजीली OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि फाई का मान है वो कम होगा तो उनमें बेसिक रिएक्टर होंगे, यदि फाई का मान अधिक होगा तो उनमें एसिडिक करैक्टर्स पाए जाएंगे। इनकी वैल्यूज के आधार पर हम इनको बता सकते हैं। यदि √5 का मान 2.2 से कम हो तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं या एल्काइलाइन नेचर के होते हैं, जबकि √5 का मान 2.2 से 3.2 के बीच में पाए जाए तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं मेटल ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर के बीच के होते हैं। और यदि √5 का मान 3.2 से ज़्यादा हो तो इस प्रकार के जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो फाई की जो वैल्यूज़ है उनके आधार पर हम जो मेटल कार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसमें स्थायित्व है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली जो फाई का मान बढ़ता है किसी मेटल आयन के लिए तो उसके जो कार्बोनेट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जिन मेटल आयंस के लिए फाई का मान ज़्यादा होता है उसमें हमने अभी बात की कि जो MO बॉन्ड है इसमें कोवलेंट करैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड है ये ब्रेक आसानी से ब्रेक नहीं होता। और जब ये आसानी से ब्रेक नहीं होता और कंपाउंड्स को हम हीट यदि देते हैं तो ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर देता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। तो इस प्रकार से जिन मेटल आयंस के लिए फाई का मान ज़्यादा होता है उनका थर्मल डिकम्पोजिशन है वो इजीली हो जाता है, आसानी से ये CO2 रिलीज कर देता है। यहाँ पर जो एक टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंट जो एक ही ग्रुप के मेटल कार्बोनेट्स हैं वो दिखाए गए हैं, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक के कार्बोनेट्स, और इनका जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसका टेम्परेचर यहाँ दिया गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो ज़्यादा जो फाई वैल्यू है वो होगी बेरिलियम 2+ के लिए। तो इस केस में जो बेरिलियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ये जो CO2 है, यहाँ जो CO2 है वो आसानी से रिलीज हो जाएगी। जबकि फर्दर हम बात करें जिनके लिए ये वैल्यू कम है, फाई का मान कम है, तो वहाँ पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है मेटल कार्बोनेट्स की वो ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक बॉन्ड। इस प्रकार का जो बॉन्ड है वो कम विद्युत ऋणी तत्वों के परमाणुओं के बीच में पाया जाता है। और हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल के जो 4 ब्लॉक्स हैं
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक होते हैं, मेटल होते हैं। डी के सारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल होते हैं। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी मेटल होते हैं। और यहाँ हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर मेटल भी पाए जाते हैं, मेटलॉइड भी पाए जाते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं। उनकी जो करेक्टर्स हैं उनके या प्रॉपर्टीज़ है वो धातु और अधातु के बीच की होती है, उनको हम बोलते हैं उपधातु। और यहाँ पर अधातुएं भी पाई जाती है, नॉन मेटल्स भी। अब हम बात करते हैं इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें एक मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। ये डक्टाइल होते हैं, इनको हम तार के रूप में इनको खींच सकते हैं। ये मेलेबल होते हैं, इनको हम चादर के रूप में भी इनको ढाल सकते हैं। जनरली ये रिएक्शन के दौरान आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो ये इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और ये मैक्सिमम हम बात करें, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यदि हम बात करें धात्विक बंध की डेफिनेशन की, तो जो इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है मेटल्स की, उनमें जो धातु परमाणु के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड पाया जाता है, जो न तो प्योर आयनिक होता है और न ही प्योर कोवलेंट होता है, न तो सहसंयोजक होता है न ही आयनिक होता है। और इसके बावजूद ये जो बॉन्ड होता है ये इन दोनों प्रकार के बॉन्ड से काफ़ी मिलता जुलता होता है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।